So RHCSA like Red Hat certified सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के कोर्स में हम लोग जो वर्जन 8 जो सीख रहे हैं, सो उसके आज फर्स्ट वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि एक RHCSA 8 में हम लोग कैसे कर कर तुम्हारा मशीन क्रिएट करते हैं एंड मशीन के साथ साथ उसमें तुम्हारा हम लोग कैसे इंस्टॉलेशन स्टेप परफॉर्म करेंगे। सो आज का क्लास पूरा फंडामेंटल बेस में होगा, ठीक है। सो चलता हूँ मैं वर्चुअल मशीन पे अपने। सो ये मेरा VMware 15.5 Pro मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है अपने सिस्टम पे। ओके, सो VMware एंड VirtualBox एक टाइप का वर्चुअल मशीन्स के पर्पस में यूज होता है अगर हम लोग को वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करना हुआ। सो ये VMware का किसी भी एक वर्जन को तुम लोग यूज कर सकते हो। VMware 15 Pro तो तुम्हारा ये लेटेस्ट है, ठीक है। इस जगह पे VMware 12 के बाद से भी तुम RHCSA के 8 का परफॉर्मेंस इंस्टॉलेशन वहाँ पे भी कर सकते हो, पर ग्राफिकल अगर बेटर व्यू चाहिए तो सपोज सजेस्टेबल यही है कि VMware 14 या 15 यूज करना। सो इस जगह पे इजी होगा, ग्राफिक व्यू थोड़ा सा अच्छा होगा। और एल्स 12 में भी ये हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, 12 Pro। सो उस जगह पे क्या होगा, थोड़ा सा ग्राफिकल इशू होगा एट द टाइम ऑफ मशीन रीस्टार्ट, बट उसके बाद में जब मशीन ऑन हो जाएगा तो वहाँ ठीक चलेगा। बट इट इज सजेस्टेबल टू यूज द VMware 14 above 14 एंड above। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक मशीन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे दो तरह से मशीन क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। ये जो VMware 15 Pro के नीचे में एक ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट वर्चुअल मशीन से। ओके, यहाँ से भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, और एल्स एक ऑप्शन और भी है जो लेफ्ट कॉर्नर में देखना, फाइल एडिट, जो ऊपर का अबव का टूल्स बार बटन है। सो उसके थ्रू पे हम लोग फाइल पे अगर जाकर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे भी न्यू मशीन्स का एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। न्यू वर्चुअल मशीन जिसका शॉर्टकट है Ctrl+N। ओके, सो ये सब एडिशनल फीचर्स है, बट फिलहाल अगर हम लोग जैसे कि अभी मशीन अभी क्रिएट कर रहे हैं तो ये जो सामने में जो ऑप्शंस है VMware 15 Pro के नीचे वाला, उस ऑप्शन से हम तुम लोगों को ले जाकर दिखाते हैं। एंड उसके बीच में देखो VM वर्कस्टेशन 15.5 Pro के नीचे जो वर्चुअल मशीन का जो ऑप्शन दिया हुआ है, सो उस जगह पे देखो एक क्रिएट वर्चुअल मशीन्स की जगह पे तुम्हारा ओपन वर्चुअल मशीन्स का भी ऑप्शन है मिडिल में, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे कोई ऑलरेडी वर्चुअल मशीन्स मेरा क्रिएटेड है, तो इस जगह पे अगर मैं जाता हूँ कि वो VMware से कनेक्ट नहीं है, डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है, पर मशीन वो मेरा हार्ड ड्राइव पे क्रिएटेड है सक्सेसफुली, लाइक मैं पहले क्रिएट किया था VirtualBox से या VMware से। सो उसको मैं चाहता हूँ मैं फिर से ना क्रिएट करूँ, उसको जस्ट ओपन कर लूँ, लाइक वो VMware से डीअटैच हो गया। सो उस जगह पे मैं ये ओपन वर्चुअल मशीन वाला ऑप्शन जो मिडिल पे है उसको यूज कर सकता हूँ। उसके बाद थर्ड में देखना, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे कनेक्ट टू अ रिमोट सर्वर। ओके, सो अगर मान लो तुमको अपने ये जो वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल मशीन को किसी VMware के अंदर तुम रन कर रहे हो रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के कोर्स के अंदर पे, तो उस जगह पे क्या होगा कि अगर ये वर्चुअल मशीन का मशीन्स को तुम अगर किसी रिमोट सर्वर से कनेक्ट करना चाहते हो और वहां से एक्सेस करना चाहते हो, तो ये ऑप्शन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सब प्रैक्टिकल सिनेरियो के लिए, लाइक तुम अगर जब रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री में काम करोगे तो उस जगह पे यूज होता है। बट एज ऑफ नाउ अगर हम लोग जैसे भी VMware पे अगर जस्ट नॉर्मली काम करें, सो उस जगह पे हम लोग ये जो फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएट वर्चुअल मशीन वाला, सो उस पे क्लिक करके मशीन क्रिएट करते हैं। ओके, सो चलो क्लिक करते हैं उसके ऊपर। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखो वेलकम विजार्ड आ गया है। सो इस जगह पे यहाँ पे दो टाइप का ऑप्शन देगा। फर्स्ट तुम्हारा होगा टिपिकली रिकमेंडेड, एक होता है कस्टम। टिपिकली रिकमेंडेड का हो गया मतलब कि जो VMware के हिसाब से, लाइक अगर मैं एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करूं तो उसमें कितना रैम होनी चाहिए और अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। एक VMware 15 Pro या 14 Pro किसी भी वर्जन का अगर मैं VMware यूज कर रहा हूँ तो उस जगह पे एक मशीन क्रिएट करने के लिए मेरे वर्चुअल हार्ड डिस्क का साइज कितना होगा, वर्चुअल मेरा जो ये यहाँ पे मैं रैम क्रिएट कर रहा हूँ वो फिजिकल रैम से डिवाइड होके वहाँ पे वर्चुअल मशीन पे ऐड होगा। सो वो सब सारा अगर VMware अगर डिसाइड करना चाहता है, या तुम चाहते हो कि ये सारा टास्क और ये सारा बर्डन तुम VMware के ऊपर छोड़ दो, सो फर्स्ट ऑप्शन को हम लोग सेलेक्ट करना पड़ेगा टिपिकली रिकमेंडेड वाला, ठीक है। सो अभी फिलहाल अगर वर्चुअल मशीन अगर जैसे कि हम लोग मैनुअली खुद से जाकर क्रिएट करेंगे और ईच एंड एवरी प्रोसेस लाइक क्रिएटिंग वर्चुअल हार्ड डिस्क एंड
मेमोरी असाइन, एक वर्चुअल मशीन में कितना मेमोरी रहेगा मेरा, जिससे मेरा वर्चुअल मशीन चलेगा। सो उस जगह पे हम लोग को यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन लेना है कस्टम एडवांस, ठीक है। अगर VMware को तुम चाहते हो कि वो डिसाइड ना करे और ईच एंड एवरी टास्क सारा सेटिंग्स वर्चुअल मशीन जो यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे, ये तो रियल मशीन में प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, VMware के अंदर एक फिजिकल नहीं वर्चुअल मशीन हम लोग क्रिएट करेंगे, तो उस जगह पे किस मशीन का कितना कैपेसिटी रहेगा और उस मशीन पे कितना रैम और हार्ड डिस्क का साइज होगा वो हम लोग डिसाइड करेंगे, हम लोग खुद से कस्टमाइज करेंगे। सो इसलिए हम लोग ये कस्टम ऑप्शन, कस्टम एडवांस वाला जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। चलो ये नेक्स्ट करने के बाद में जस्ट यहाँ पे देखो हेडिंग दे रहा है चूज द वर्चुअल मशीन हार्डवेयर कंपेटेबिलिटी। ओके, ये जो ब्लैक कलर में बोर्ड ऊपर में दिया हुआ है न्यू वर्चुअल मशीन विजार्ड के नीचे, ये वाला, ठीक है। इस जगह पे सिंपली यहाँ पे हार्डवेयर कंपेटिबिलिटी 15.x में दिया हुआ है। उसके अंदर अगर मैं क्लिक करूँ वहाँ पे देखता हूँ क्या ऑप्शन है। इसके अंदर देखो हार्डवेयर कंपेटिबिलिटी बहुत सारा ऑप्शंस है, लाइक VMware 15.x, उसके बाद ESI 6.2। जैसे कि VMware में अगर मैंने जब स्टार्टिंग में नाम लिया तो सिर्फ वहाँ पे VMware और वर्चुअल बॉक्स से ही बोला, तो ये जस्ट फ्री में क्लाइंट बेस के पर्पस यूज करने के लिए होता है। पर यहाँ पे अगर हम लोग रियल इन्वायरमेंट में या क्लाउड कंप्यूटिंग में अगर किसी भी टाइप का वर्चुअलाइजेशन करें तो VMware के अंदर में ये ESXi वाला ऑप्शन दिखा रहा है, और भी कई सारे ऑप्शन दिखा रहे हैं, तो वो वेरी एडवांस लेवल पे वो जाकर यूज किया जाता है, ठीक है। ESXi भी एक टाइप का तुम्हारा वर्चुअल मशीन का टाइप है। उसको हम लोग अभी फिलहाल तो नहीं रहा है यहाँ पे, जस्ट बाय डिफॉल्ट वर्कस्टेशन 15.x जो था उसको ही हम लोग बाय डिफॉल्ट रहने देंगे। उसको समझने के लिए इसके अंदर क्या ऑप्शन है तो इसमें मैं जस्ट इलेबोरेट कर रहा था यहाँ पे। चलो 15.x को सेलेक्ट करते ही हम लोग जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद में जब नेक्स्ट करने के बाद में देखो ये जो विंडो आया है अपने पास में, यहाँ पे तुम्हारा डिस्क, यहाँ पे देखो सबसे पहले ऊपर क्या ऑप्शन दे रहा है, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन। गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक ये जो हम लोग वर्चुअल मशीन यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो एक फिजिकल मशीन के हिसाब से गेस्ट हुआ। इस वजह से ये VMware में गेस्ट बोला जा रहा है इसको, बट इट इज अ वर्चुअल मशीन, ओके। इस जगह पे अगर मैं ये जो वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर रहा हूँ तो इसमें जरूर कोई एक ISO फाइल तो लगेगा। ISO फाइल जैसा कि कोई भी मशीन का ISO फाइल, लाइक अगर मैं विंडोज मशीन अगर यहाँ पे बूट कराता हूँ तो विंडोज का ISO फाइल लगेगा, और लिनक्स कराता हूँ तो लिनक्स का ISO फाइल लगेगा। टाइप ऑफ मशीन जैसे कि हम लोग जिसको OS बोलते हैं, जैसे कि जिस भी टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो उसका हम लोगों को बूटेबल ISO फाइल रिक्वायर्ड होता है वर्चुअल मशीन के पर्पस में। बट अगर तुम्हारे पास में बूटेबल पेन ड्राइव्स है या डिस्क है तो उस जगह पे डिस्क का भी यूसेज हो सकता है। जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है देखो इंस्टॉलेशन, तुम्हारा 3 ऑप्शन दिया है यहाँ पे। इंसर्ट फ्रॉम, जो फर्स्ट ऑप्शन है मेरा इंस्टॉलर डिस्क। अगर तुम किसी डिस्क के थ्रू से, मान लो तुम्हारे पास लिनक्स का ISO फाइल एक डिस्क में बूट किया हुआ है, बूटेबल बनाया हुआ है, तो उस जगह पे अगर तुम चाहते हो मेरा डिस्क से इंस्टॉलेशन हो मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लूंगा, इंस्टॉलर डिस्क वाला, ठीक है। और वो डिस्क ड्राइव मेरा CD DVD जो भी ड्राइव है वहां से वो ब्राउज करके डिस्क लगाकर मैं वर्चुअल मशीन पे अपना इंस्टॉलेशन कर सकता हूँ, ठीक है। ये था नंबर 1। नंबर 2 हो जाएगा जो तुम्हारा नीचे पे दिखा रहा है इंस्टॉलर डिस्क इमेज फाइल, ओके। जैसे कि मैंने कहा इंस्टॉलर डिस्क इमेज फाइल, उसके बाद देखो ब्रैकेट के अंदर में .iso दिया हुआ है। अगर USB बूटेबल पेन ड्राइव वगैरह या तुम्हारे पास कोई बूटेबल डिस्क नहीं है, ठीक है, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को तुम वर्चुअली इंस्टॉल करना चाहते हो, यूज करना चाहते हो, तो यूज करने से पहले तो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उस जगह पे अगर वो नहीं है सर तो क्या होगा, तो उसके लिए तुम लोगों को जिस टाइप का भी ऑपरेटिंग सिस्टम तुम लोग चलाना चाहते हो मशीन के अंदर पे, वो VMware के अंदर पे, उसके लिए तुम लोग को उसका इमेज फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा। इमेज फाइल का मतलब वो डॉट, उसका इंस्ट्रक्शन एक्सटेंशन नेम होगा .iso, ठीक है। हम लोग ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं, तो मैं दिखाऊंगा कि वहाँ पे मेरा वर्चुअल जो मशीन बनाने के लिए मेरा .iso नाम का फाइल लिनक्स का मैंने कहाँ रखा है, वो भी मैं दिखाऊंगा यहाँ पे। फर्स्ट अगर तुम चाहते हो कि अगर तुम यहाँ पे असाइन कर दो नेम लिनक्स का ISO का, मैं सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लूंगा, इंस्टॉलर इमेज फाइल .iso, ठीक है। बट फिलहाल तो अभी मैं ये सेलेक्ट करने नहीं वाला क्योंकि मैं अभी जस्ट मशीन क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है।
अगर तुम लोग चाहो तो यहाँ से अभी भी सेलेक्ट कर सकते हो, सेलेक्ट करने के बाद में तुमको ये ब्राउज का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। जैसा कि मैं सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, वेट। सेलेक्ट करने से देखो ये क्या हो गया, यहाँ ब्राउज का बटन भी आ गया और बाय डिफॉल्ट भी कुछ लोकेशन दिखा रहा है, ठीक है। तो उस जगह पे मैं ब्राउज करके, मैं अपना आईएसओ फाइल मेरा कहाँ रखा हुआ, मैं जाके ब्राउज करके सेलेक्ट करके इंस्टॉलेशन कर सकता हूँ। बट फिलहाल कुछ रीजन की वजह से मैं क्या करता हूँ, मैं अभी नहीं करता हूँ। मैं जस्ट सिंपल वे से एक वर्चुअल सिर्फ मशीन कैसे क्रिएट किया जाता है विदाउट द आईएसओ फाइल। हम लोग एक मशीन हम लोग के पास में रेडी होगा, तब हम लोग तो पोर्टेबल आईएसओ लगाओ या सीडी डीवीडी डिस्क लगाओ या आईएसओ फाइल उसके लोकेशन में ब्राउज करूँ, तो वहां से भी ऑप्शन होता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं ये कि एक वर्चुअल मशीन जस्ट क्रिएट कैसे होता है एक लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से। सो सिंपली चलो मैं थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, ठीक है। चलो क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है सेलेक्ट द गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब वर्जन तुमको सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे होते हैं, जैसे कि सबसे फेमस हम लोग का माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, जो तुम्हारा क्लाइंट ओएस में सबसे ज्यादा यूज होने वाला है ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है तुम्हारा लाइनक्स, जो बेसिकली सर्वर में ज्यादा यूज होता है एंड सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम लोग ज्यादा लाइनक्स यूज करते हैं। तो इस ये कोर्स हम लोग का लाइनक्स का ही है और मैं इंस्टॉल भी लाइनक्स करने वाला हूँ, ठीक है। सो उस जगह पे लाइनक्स सेलेक्ट करके लाइनक्स का वर्जन हम लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखो जैसे नीचे में दिया हुआ है रेड हैट लिनक्स 8 64 बिट, ठीक है। सो ये जो वर्क स्टेशन मतलब VMware का जो वर्क स्टेशन का ये जो वर्जन है 15.5 प्रो, सो इसके अंदर भी तुमको रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स 8 का वर्जन तुमको सेलेक्ट करने पे मिलेगा। बट VMware 15 से अगर बिलो पे जाओगे तो उस जगह पे देखना वहाँ पे 14 वगैरह हुआ या 12 प्रो है, तो उस जगह पे रेड हैट लिनक्स तुम्हारा 7 मिलेगा, 7.5 7.6 तक मिलेगा, ओके। तो उसके बाद तुम्हारा ऑप्शन नहीं रहता है, तो तुम लोग वो यूज करके भी वहाँ पे जो मैक्सिमम वाला ऑप्शन रहेगा लाइक आरएचएल या रेड हैट सेलेक्ट इंस्टॉल कर सकते हो। डिपेंड करता है कि तुम जो इंस्टॉलेशन कर रहे हो वो उसका आईएसओ फाइल का वर्जन क्या है। ये जस्ट सेलेक्ट करने से एक कंपेटिबिलिटी सेट होता है VMware पर, ठीक है, जो वहाँ पे वर्चुअल मशीन ऐसा क्रिएट होगा। पर ये वर्क स्टेशन 15.2 मैंने यूज किया है, तो इस जगह पे तुम्हारा ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कंपेटिबिलिटी यहाँ पे सेम मैं मेरे को मिल गया है वर्जन। सो इस जगह पे मैं उसको सेलेक्ट करके सिंपली नेक्स्ट कर देता हूँ। बट अगर ये वर्जन का VMware नहीं रहे तब भी वो तुम्हारा काम करेगा अगर इससे लोअर वाला भी हुआ तो, ओके। क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मैंने जो वहाँ पे वर्जन सेलेक्ट किया था रेड हैट लिनक्स, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 8, तो उस जगह पे उसी को बाय डिफॉल्ट वो वर्चुअल मशीन नेम वो ब्लू कर सेलेक्ट हो गया, ठीक है। बट मैं उस मशीन का नाम चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं वो चेंज करके रख देता हूँ तुम्हारा RHCS से 8, जो कोर्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। RHCS से रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ओके। स्पेस देकर या अंडरस्कोर देकर 8 दे देना, ठीक है। तो ये मैंने नाम दिया है, स्पेस देकर भी तुम लोग दे सकते हो। और इस मशीन का पाथ, ये जो लोकेशन देखो इसके नीचे पे लोकेशन वाला कुछ ऑप्शन दिखा रहा है, सी यूजर, उसके बाद दिखा रहा है मेरा मेरे यूजर अकाउंट का नाम है रिन2, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के अंदर में वर्चुअल मशीन RCSC8 ये जो है वो वहां पे एग्जिस्ट करेगा। बट ये तो बाय डिफॉल्ट मेरा सी ड्राइव लिया, पर सी ड्राइव में मेरा और भी बहुत सारा विंडोज, ये जो मेरा लैपटॉप है इस लैपटॉप का बहुत सारा प्रोग्रामिंग फाइल्स भी है सी ड्राइव के अंदर पे। तो उस जगह पे अगर मैं सी ड्राइव में मेरा ऑलरेडी एक ओएस चल रहा है फिजिकल लैपटॉप का, और उस जगह पे अगर मैं अपना VMware का भी सी ड्राइव का अगर वर्चुअल मशीन रख दूं, सो ऐसा कुछ इशू नहीं होगा बिकॉज मैं VMware में क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। बट अगर स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से और मेरा सी ड्राइव में अगर जितना स्पेस ज्यादा फ्री होगा उस वजह से मेरा वर्चुअल मशीन्स एंड बाकी इंटायर सिस्टम बहुत ही इजीली काम करेगा लाइक विदाउट हैंगिंग। सो ये बाय डिफॉल्ट जो सी ड्राइव है मैं इसको सेलेक्ट ना करके मैं क्या करता हूँ, इसको ब्राउज करके कुछ और लोकेशन ले लेता हूँ इस मशीन को क्रिएट करने का। सो क्लिक ऑन ब्राउज।
तो मैं अपना डिजायर लोकेशन सेलेक्ट करता हूँ। देखो सो यहाँ पे देखो सर्वर एंड लिनक्स में मैंने एक ड्राइव बनाया है जिसका ड्राइव का नाम है ई ड्राइव। ठीक है, सो उसके अंदर मैं जाता हूँ स्टोर करने के लिए अपना वर्चुअल मशीन का ऑप्शन को, और उसके अंदर सो यहाँ पे देखो सर्वर एंड लिनक्स ड्राइव के अंदर मैं जा चुका हूँ। सो सर्वर एंड लिनक्स ड्राइव के अंदर जाने के बाद में यहाँ से हम लोग मैं सेलेक्ट करके दिखाता हूँ कि मैं कहाँ पे स्टोर करता हूँ। ठीक है, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है VMware के थ्रू से, और ये जो न्यू फोल्डर मैंने बनाया है उसका मैं फोल्डर का कुछ भी नाम दे सकता हूँ, या न्यू फोल्डर के अंदर भी मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ नाम देता हूँ। देखो RHCS से 8 के नाम से। ठीक है, RHCS से 8 के नाम से मैं एक नया फोल्डर बना लिया और उसके अंदर पे अपना मशीन को एग्जिस्ट कराऊंगा कि मेरा मशीन वहाँ से बिलोंग करे। ठीक है, तो सिंपली करने के बाद में वेट, यहाँ पे वो हुआ नहीं सेलेक्ट। आप सेलेक्ट किया, सेलेक्ट कर कर ओके। सो अब देखो ई ड्राइव के अंदर पे मेरा RSCS से 8 फोल्डर सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। एक वर्चुअल मशीन का स्टोरेज लोकेशन तो सेव हो गया, हम लोग बना लिए अपने हिसाब से कस्टमाइज कर कर। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ प्रोसेसर, नंबर ऑफ कोर पर प्रोसेसर, ये जो ऑप्शन है मतलब मेरे एक फिजिकल मशीन पे, लाइक अगर हम लोग कोई भी डेस्कटॉप या लैपटॉप का बात करें तो उस मशीन पे एक ही माइक्रो प्रोसेसर लगाने का जगह होता है। ठीक है, बट सर्वर मशीन के हिसाब से यहाँ पे एक से ज्यादा भी हम लोग उस सर्वर मशीन का, अगर तुम ब्लेड सर्वर या डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सर्वर मशीन का सर्वर मदरबोर्ड देखोगे तो वो ऐसा डिजाइन किया हुआ रहता है कि एक मदरबोर्ड पे एक से ज्यादा माइक्रो प्रोसेसर या सॉकेट वगैरह रहे, जिससे मैं वहाँ पे एक से ज्यादा माइक्रो प्रोसेसर चला पाऊँ फॉर द हाई कंप्यूटिंग पर्पज। ओके, सो इसीलिए वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ रहता है नंबर ऑफ प्रोसेसर, कितना यूज करना चाहते हो कितना नहीं यूज करना चाहते हो। बट फिलहाल तो हम लोग की मशीन पे अभी एक ही प्रोसेसर है, तो सिंपली वो बाय डिफॉल्ट जो 1 है वही 1 दे देता हूँ। और देखो सेकंड ऑप्शन क्या दिया हुआ, नंबर ऑफ कोर पर प्रोसेसर। एक प्रोसेसर के अंदर से तुम कितना कोर असाइन करना चाहते हो तुम्हारे वर्चुअल मशीन पे कंप्यूटिंग पर्पस में। नंबर ऑफ कोर पर प्रोसेसर जैसे कि हम लोग जानते हैं अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर के अंदर पे अलग अलग टाइप्स का नंबर ऑफ कोर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जांपल दूं i7 या i9 प्रोसेसर के, तो उसके अंदर में 8 कोर, 10 कोर, 16 कोर, बहुत सारे कोर्स होते हैं। ठीक है, सो वो मेरा फिजिकल मशीन भी वो सारे कोर्स से चल रहा है, जो मेरा फिजिकल प्रोसेसर जो माइक्रो प्रोसेसर लगाया हुआ है सिस्टम के अंदर पे, जहाँ पे मैं तुम लोगों को VMware चला कर दिखा रहा हूँ। सो कुछ कोड तो वहां भी कंज्यूम हो रहा है, सो मेरे को कैलकुलेट करके कुछ कोड ऐसा देना पड़ेगा जो मेरा वर्चुअल मशीन भी चले और वो भी चले। सो फॉर द प्रैक्टिकल पर्पज मैं यहाँ पे 4 कोर ले लेता हूँ। ठीक है, 4 कोर, इसके बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में अब मैंने प्रोसेसर डिसाइड कर लिया, उसमें किसे कितना कोर पड़ेगा वो डिसाइड कर लिया एक वर्चुअल मशीन पे। अब सेकंड में देता है ये लोग मेमोरी फॉर वर्चुअल मशीन, ये जो ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है, तो इस जगह पे मेमोरी सेलेक्ट करना बोले कि तुम कितना मेमोरी देना चाहते हो। ये सब हमारा फिजिकल हार्डवेयर से डिवाइड होकर वर्चुअल मशीन में असाइन होगा। जैसे मैं कि एक प्रोसेसर तो मेरे पास एक ही था, पर उसमें से 4 कोर डिवाइड हो जाएगा मेरा वर्चुअल मशीन के लिए, जो प्रीवियस स्टेप पे किया। अब यहाँ पे रैम डिवाइड होगा। ठीक है, सो इस जगह पे अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 2048 साइज MB पे दिखा रहा है। अगर मैं तुम लोगों को दिखाऊं यहाँ पे, तो अब ये जो ब्लू में सेलेक्ट किया हुआ हूँ तो मैं उसको माउस से क्लिक करके दिखाता हूँ। ठीक है, 2048 दिखा रहा है, 2 GB दिया है रैम। सो 2 GB रैम पे एक RSCS से अगर अगर तुम जो कोर्स में कराना चाहता हूँ तो उस जगह पे लिनक्स के लिए तुम लोग नॉर्मली 1 GB रैम पे भी चल जाएगा, बट यहाँ पे मैं वर्जन 8 यूज कर रहा हूँ तो 2 GB ले रहा हूँ। और इस यहाँ पे तो अपने हार्डवेयर के हिसाब से लाइक जितना भी सिस्टम पे ज्यादा रैम हो, अगर 8 GB 16 GB रैम हो तो तुम यहाँ पे 4 GB भी दे सकते हो। ठीक है, जैसा मैं यहाँ पे अभी फॉर द इंस्टॉलेशन पर्पज यहाँ पे 4 GB रैम दे देता हूँ।
4 GB रैम देने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मेरा रैम दो तरह से दे सकता हूँ। एक तो ये मैंने टॉगल स्विच से मैं कस्टमाइज करके दिखाया ब्लू कलर का, और एल्स यहाँ पे हम लोग एमबी में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4096 हम लोग लिख भी सकते हैं। सो सिंपली ये कस्टमाइज करने के बाद में सिंपली नेक्स्ट बटन में क्लिक करना है, क्योंकि मेमोरी पार्ट हम लोग का हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नेटवर्क टाइप। नेटवर्क टाइप लाइक इंटरनेट कनेक्शन जो हम लोग का फिजिकल मशीन पे रहता है, वो हम लोग जस्ट इथरनेट कार्ड लाइक जैसे कि अपना काम करता है। अगर मैं वायर्ड इंटरनेट यूज करूँ तो इथरनेट से मेरा इंटरनेट मिलेगा, और अगर लैपटॉप में वाईफाई है तो वाईफाई के थ्रू से इंटरनेट एक्सेस होगा। बट वर्चुअल मशीन में कुछ अलग सारे सेटिंग्स होते हैं। ठीक है, उसमें तो हम लोग अलग से कोई प्लगिंग नहीं करते। अगर इथरनेट कार्ड, अगर वायर्ड लाइन यूज कराना चाहते हो तो वायर्ड लाइन तुम्हारा हम लोग के सिस्टम से ही वो इथरनेट ब्राउज कर लेगा, नंबर 1। और नंबर 2, और अगर वाईफाई के थ्रू से कराना चाहते हो तो वाईफाई के थ्रू से भी सिस्टम के अंदर पे इंटरनेट एक्सेस होगा, बट वो सिस्टम पे दिखाएगा तुम्हारा वायर्ड। ठीक है, वायरलेस का शो नहीं करता है बेसिकली तुम्हारा वर्चुअल मशीन के अंदर। सो यहाँ पे देखो डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन क्या क्या दिया हुआ है। यूज ब्रिज नेटवर्किंग, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है। सेकेंड में दिया है तुम्हारा यूज नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जिसको हम लोग नेट भी बोलते हैं। ठीक है, और थर्ड में दिया हुआ है यूज होस्ट ओनली नेटवर्किंग, और उसके बाद लास्ट में दिया है डू नॉट यूज इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये नेट पे क्लिक है। नेट का मतलब होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। जो मैं बाहर पे आईपी एड्रेस यूज कर मतलब कि जिस आईपी एड्रेस से मेरा लैपटॉप इंटरनेट एक्सेस कर रहा है, उस सेम आईपी एड्रेस को मेरे वर्चुअल मशीन के लिए नेटिंग करके लाइक ट्रांसलेट करके कुछ आईपीज मिलेंगे। सो उसके थ्रू से मैं वर्चुअल मशीन भी अगर चाहे तो इंटरनेट चला सकता है विद द हेल्प ऑफ नेटिंग। ठीक है, तो इस ऑप्शन को बाय डिफॉल्ट मैं रहने देता हूँ, और सिंपली क्लिक कर देता हूँ नेक्स्ट पे ऊपर। उसके बाद देखो लिखा हुआ है सिलेक्ट आईओ कंट्रोलर टाइप। सो ये सेलेक्ट आईओ कंट्रोलर टाइप का मतलब हो गया इनपुट आउटपुट कंट्रोलर टाइप। सो ये इसका अलग एलएसआई लॉजिक है। सो जो रिकमेंडेड वाला दिया हुआ है, अगर कंपेरेटिविटी VMware के हिसाब से चलना है, सो जो रिकमेंडेड जो दिया है उसको ही सिंपली क्लिक करके नेक्स्ट कर दो। ठीक है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है अभी अपने को। सो इस जगह पे देखो, अब यहाँ पे दे रहा है सेलेक्ट डिस्क टाइप। अब मैंने माइक्रो प्रोसेसर डिसाइड कर लिया। माइक्रो प्रोसेसर डिसाइड करने के बाद में उसमें कितना कोर होगा वो डिसाइड किया, मेमोरी डिसाइड किया, उसके बाद नेटवर्क भी डिसाइड कर चुका। अब मशीन पे मेन पार्ट बचा मेरा फिर हार्ड डिस्क, जिसमें मेरा पूरा मशीन चलेगा। लाइक हम लोग के लैपटॉप पे तो एक फिजिकल हार्ड डिस्क रहता ही है। ठीक है, सो उस हार्ड डिस्क का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग को VMware एक वर्चुअल हार्ड डिस्क क्रिएट करने का ऑप्शन देता है। जैसे वर्चुअल मशीन क्रिएट हो रहा है तो उसके लिए वर्चुअल हार्ड डिस्क भी क्रिएट होगा, जो लिखा हुआ है देखो वर्चुअल डिस्क टाइप। ठीक है, सो वर्चुअल डिस्क टाइप जो लिखा हुआ है, अब वर्चुअल डिस्क टाइप में तुम्हारा बहुत सारा ऑप्शन है। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है तुम्हारा IDE। ओके, उसके बाद सेकंड ऑप्शन है तुम्हारा SCSI, उसके बाद है SATA, उसके बाद सबसे नीचे में है तुम्हारा NVMe रिकमेंडेड। ओके, सो इस जगह पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क का यहाँ पे नाम तो दिया ही है, और VMware के लिए जो रिकमेंडेड बोल रहा है, जो VMware के अंदर अच्छे कंपेटिबिलिटी के हिसाब से चलता है, उस जगह पे हम लोग रिकमेंडेड लेंगे। बट रियल मशीन पे यूज करने के हिसाब से, मान लो कि तुम्हारा रियल मशीन का सर्वर है, वहां पे तुम रियल मशीन पे इंस्टॉल कर रहे हो, अगर तुम्हारा साटा हार्ड डिस्क रहे तो साटा सेलेक्ट करना, SCSI हार्ड डिस्क रहे तो SCSI सेलेक्ट करना, या पाटा हार्ड डिस्क रहे तो पाटा सेलेक्ट करना। ठीक है, SSD भी हो सकता है बेटर परफॉर्मेंस के लिए। तो यहाँ पे VMware के हिसाब से जो रिकमेंडेड बोल रहा है वही हम लोग सेलेक्ट किया हुआ है, उसको सिंपली वैसे ही रहने देते हैं, देन नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है सेलेक्ट डिस्क। ठीक है, अब ये मैंने तो वहां पे हार्ड डिस्क टाइप सेलेक्ट कर लिया। अब टाइप्स के अंदर पे डिस्क का भी और भी ऑप्शन दे रहा है। बोल रहा है क्रिएट न्यू वर्चुअल डिस्क, उसके बाद सेकंड में बोल रहा है यूज एग्जिस्टिंग वर्चुअल डिस्क, और यहाँ पे लास्ट में बोल रहा है यूज फिजिकल डिस्क। ठीक है, यूज क्रिएट न्यू वर्चुअल डिस्क का मतलब क्या हो जाएगा, जो हार्ड डिस्क मैंने टाइप सेलेक्ट किया है उसी टाइप के ऊपर में कुछ एक नया डिस्क स्पेस लाइक पार्टीशन वगैरह क्रिएट होगा, और वो नया फ्रेश डिस्क चलेगा, नंबर 1। नंबर 2 में जो दिया हुआ यूज एग्जिस्टिंग डिस्क, उसको मैं सेलेक्ट करके दिखाता हूँ दोनों को। इसमें क्या होगा, मान लो कि मैंने कोई वर्चुअल मशीन बनाया है और उसका हार्ड डिस्क का साइज बहुत ज्यादा दे दिया है। ठीक है, हार्ड डिस्क टाइप सेलेक्ट किया, और ये डिस्क टाइप भी मैंने वहां पे सेलेक्ट किया था कोई और, मैंने फर्स्ट मशीन बना चुका हूँ, ये सेकेंड मशीन बना रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल अगर बताता हूँ।
तो उसका मैंने डिस्क स्पेस बहुत ज़्यादा दिया है। तो उस जगह पे अगर मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे मैंने कोई आईएसओ फाइल इंस्टॉल नहीं किया, वो जस्ट मशीन क्रिएटेड है, ठीक है? तो उस जगह पे मैं चाहता हूँ वो डिस्क यहाँ पे यूटिलाइज़ करूँ, जो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है वीएमवेयर के अंदर पे। तो एक्जिस्टिंग का मतलब क्या हुआ, जो ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है? जो ऑलरेडी रेडी है मेरा वीएमवेयर के अंदर पे, वहाँ से मेरा स्टोरेज यूज़ हो जाएगा, ठीक है? बट एज़ पर द सिनेरियो हम लोग यूज़ करेंगे तुम्हारा क्रिएट न्यू वर्चुअल डिस्क, जो सब फर्स्ट ऑप्शन पे है। और थर्ड ऑप्शन तुम्हारा जो दिया हुआ है, यूज़ फिजिकल डिस्क। सो यहाँ पे है क्या कि ये मतलब कि मेरा जो फिजिकल हार्ड डिस्क है कंप्यूटर के अंदर पे, वहाँ से डिस्क ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा कुछ स्पेस, और वर्चुअल मशीन के नाम से फिर वहाँ से हम लोग का फाइल वगैरह स्टोर होगा, प्रोग्रामिंग जो भी हम लोग काम करेंगे, ठीक है? पर ये रिकमेंडेड नहीं है, सो मैं ये तो एज अ बिगिनर नहीं बोलूँगा ये यूज़ करने के लिए। ये जस्ट देखो वहाँ पे लिखा हुआ भी है नॉट एडवांस यूजर्स, सिर्फ एडवांस यूजर्स के लिए ये होता है, वो कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम लोग वर्चुअल मशीन का स्टोरेज स्पेस फिजिकल डिस्क में यूज करते हैं, ठीक है? सो सिंपली मैं कह रहा हूँ क्या, क्रिएट न्यू वर्चुअल डिस्क वाला ही ऑप्शन पे ही सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देता हूँ। सो एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जो मैंने डिस्क क्रिएट कर रहा हूँ, ये मेरा फिजिकल डिस्क से ही मेरा स्पेस डिवाइड होगा। जैसे कि मैंने माइक्रो प्रोसेसर से कुछ कोर्स डिवाइड किए, मेरा फिजिकल मशीन का रैम से मैंने कुछ रैम का साइज डिसाइड किया जो वर्चुअल मशीन में असाइन करने के लिए। सो ये जो मैं असाइनमेंट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी असाइनमेंट कर सकता हूँ। मेरा मशीन पे कितना सारा हार्डवेयर है और उस हार्डवेयर का क्या लेवल ऑफ कंपेटिबिलिटी है, उस हिसाब से मैं 50% या 50% से कुछ कम अकॉर्डिंग द सिस्टम जितना ले पाए और इसमें VMware मेरा अच्छा से काम करे, तो उस हिसाब से मेरे को अपने हार्डवेयर के ऊपर में डिसाइड करके मेरे को ये सारा चीज लेना है। सपोज जैसे कि मेरे सिस्टम में 8 GB रैम है, तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम 4 GB रैम ले सकता हूँ, उसका 50%, ठीक है? क्योंकि मेरे को 4 GB अपने फिजिकल सिस्टम के लिए भी लिखना है, वो वर्चुअल मशीन के अलावा। सो ऐसे नहीं है कि वर्चुअल मशीन में कुछ भी कितना भी हार्डवेयर रिसोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एज पर ओन चॉइस। ये अगर मैं अभी जैसे कि देखो, ये जो विंडो है, स्पेसिफाइड डिस्क स्पेस बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है? स्पेसिफाइड डिस्क स्पेस बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है? सो इस जगह पे हम लोग डिस्क का जो साइज डिसाइड करेंगे, वो डिस्क हम लोग साइज डिसाइड करने के बाद में वो होगा क्या कि मेरे फिजिकल हार्ड डिस्क से वो स्पेस डिवाइड हो जाएगा वर्चुअल मशीन के लिए, ठीक है? सो यहाँ पे देखो मैक्सिमम डिस्क स्पेस साइज जीबी में पूछ रहा है ये, तो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे 20 GB दिया हुआ है। हम लोग इसको 50 या 100 GB कर लेते हैं बेटर एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है? 100 GB मैंने जीबी में डिफाइन कर दिया, यहाँ पे ये एमबी पे नहीं पूछ रहा है। उसके बाद में देखो सबसे लास्ट सेकंड टू ऑप्शन में क्या बोल रहा है, एक फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल, ठीक है? उसके बाद उसके नीचे में ये ऑप्शन बता रहा है स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू अ मल्टीपल फाइल। इसका मतलब यही होता है कि अगर मैं स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल पे अगर यूज करूँ, तो मेरे जितना भी प्रोग्रामिंग रिलेटेड वगैरह स्टफ जो है, वो एक सिंगल फोल्डर के अंदर जो मैं डिस्क ये जो मैं बनाया और उसको जो साइज असाइन कर रहा हूँ 100 GB, उसके अंदर पे ही मेरा जैसे कि सी ड्राइव का प्रोग्रामिंग फाइल जैसे विंडोज में हम लोग करते हैं, उसके अंदर यूजर अकाउंट कंटेंट्स होता है, सब कुछ मेरा एक सिंगल फोल्डर सी ड्राइव के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है? तो उस तरह से अगर मैं स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल लूँ, तो वो ऑप्शन हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ अपना वर्चुअल मशीन का जितने भी सारा इंस्टॉलेशन बूटिंग फाइल वगैरह है या यूजर रिलेटेड फाइल जो भी है, वो हर एक प्रोसेस के लिए अलग अलग मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करे, तो मैं ये सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा, स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू अ मल्टीपल फाइल वाला। बट एज फॉर सिनेरियो इजी वही होता है कि तुम स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल कर कर नेक्स्ट कर दो, ओके? ये करने के बाद में यहाँ पे देखो स्पेसिफाइड डिस्क इमेज, मतलब स्पेसिफाइड डिस्क फाइल, मतलब ये जो हार्ड डिस्क का जो डिस्क फाइल है, जिसको तुम लोग बोल सकते हो टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क, जो हम लोग सेलेक्ट किए, फिर उसका साइज डिसाइड किए, फिर कितना लेयर टाइप का डिस्क स्टोरेज होगा उसमें फाइल्स वगैरह, लाइक जैसे कि को पार्टीशन बोलते हैं। सो उस जगह पे हम लोग वो सब डिसाइड किए, तो उस डिस्क फाइल का हम लोग नाम भी दे सकते हैं, ये जो ब्लू में हाईलाइटेड हो गया, ठीक है? तो उस जगह पे हम लोग यहाँ पे नाम नहीं देते हैं, यहाँ पे नाम चाहो तो चेंज भी कर सकते हो डिस्क फाइल का नेम, बट एज इट इज इसको रहने देते हैं एंड सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। इट इज नॉट मैंडेटरी, ओके? अब देखो यहाँ पे मैं फिनिश करने से तो फिनिश ये हो जाएगा सक्सेसफुली, बट यहाँ पे मैं कस्टमाइज अगर हार्डवेयर का जहाँ लिखा हुआ है उस जगह पे देखो ऊपर में कई सारा सेटिंग्स दिया हुआ है, लाइक मैंने वर्चुअल मशीन जो क्रिएट किया उसका नाम RSCS से 8 है, उसके बाद उसका लोकेशन मेरा है ई ड्राइव के अंदर पे,
RSCSC8 नाम के फोल्डर पे। सो उस जगह पे वर्जन जो मैं VMware का यूज कर रहा हूँ वो 15.x के नाम से है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मेरा रेड हैट लिनक्स इंटरप्राइज 8 वर्जन का है, 64 बिट का, ठीक है। उसके बाद मैंने हार्ड डिस्क स्पेस दिया है यहाँ पे 100 GB, एंड मेमोरी मैंने दिया है 4096 MB। तो इसका मतलब हो गया 1 GB के अंदर 1024 MB होता है। सो अगर मैंने 4 GB रैम ली तो 4096 हो जाएगा, वो कैलकुलेटर बता रहा है। लाइक पूरा परफॉर्मेंस दे रहा है यहाँ पे मैंने जो जो सारा सेटिंग्स किया है। नेटवर्क में मेरा नेट है, उसके बाद अदर रिसोर्सेज एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये फिनिश कर देता हूँ। फिनिश करने के बाद पे ये मेरा मशीन क्रिएट हो जाएगा। ये देखो, ये एक बड़ा सा लाइक राइट हैंड साइड में दिखाओ तो एक स्क्वायर टाइप का ब्लैक बोर्ड जैसा कुछ आ गया है। एक्चुअली में वो एक मॉनिटर का व्यू है, जो वर्चुअल मशीन का मॉनिटर दिखा रहा है वहाँ पे। अगर मैं मशीन को स्टार्ट करूंगा तो वही मॉनिटर एक्सपैंड होकर ऑन हो जाएगा, लाइक के सामने बैठे हुए और मशीन तुम्हारा स्टार्ट हो गया, ठीक है। नॉट ओनली लिनक्स, अगर विंडोज किसी भी टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम अगर तुम VMware के अंदर रन कराना चाहते हो, इसी तरह से वर्चुअल मशीन हम लोग बनाते हैं जो स्टेप में दिखाया। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, ये तो जस्ट अभी हम लोगों ने हार्डवेयर रिसोर्सेज डिसाइडेड किए एंड एक वर्चुअल मशीन्स हमने प्लेटफॉर्म तैयार किया जहां पे हम लोग वर्चुअल मशीन का इंस्टॉलेशन, जैसे कि RSCS का इंस्टॉलेशन हम लोग दिखाने वाले इस क्लासरूम में। सो इस जगह पे यहाँ पे तो मैंने डिस्क फाइल या बूटेबल CD DVD एंड ये सब तो कुछ भी रिसोर्स डाला ही नहीं, क्योंकि लिए हम लोग स्टार्टिंग पे आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर वाला ऑप्शन करके नेक्स्ट कर दिए थे, ठीक है। मैं चाहता था पहले मशीन बना लूँ, उसके बाद में ISO फाइल या फिर कोई भी बूटेबल मीडिया से यहाँ पे इंस्टॉलेशन परफॉर्म कर दो, ठीक है। तो एज फॉर द सिनेरियो, यहाँ पे इस ये मशीन बन चुका है सर, वहां तो आपने वो ऑप्शन क्लोज कर दिया, तो उस जगह पे हम लोग क्या ISO फाइल यहाँ से दोबारा अटैच नहीं कर सकते क्या? सो वो अटैच कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ये ऑप्शन जो देख रहे हो RSCS से 8 जो लिखा हुआ है, उसके नीचे पे देखो पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन का भी एक ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला। सो इसको क्लिक करने से मेरा मशीन ऑन हो जाएगा। बट ऑन करने से पहले एक नीचे में देखो एक और ऑप्शन दिया हुआ है, एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग, ये नीचे वाला, ठीक है। सो इस पे क्लिक करके हम लोग मशीन को कुछ एडिट करेंगे, ठीक है। एडिट करने का मतलब उसमें ISO फाइल डालेंगे। ISO फाइल मतलब ब्राउज कर देंगे जो मेरे सिस्टम पे रखा हुआ है। सो इस जगह पे देखो स्टार्टिंग हम लोग मेमोरी पे सिलेक्टेड है, तो मेमोरी के नीचे तुम्हारा माइक्रो प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, फिर दिखना CD DVD साटा कुछ दिया हुआ है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है ऑटो डिटेक्ट। ऑटो डिटेक्ट में क्या ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है, यूज फिजिकल ड्राइव, ये भी दिया हुआ है ऑटो डिटेक्ट। मान लो अगर मेरा सिस्टम पे मैं बूटेबल पेन ड्राइव लगाना चाहता हूँ, तो मैं उस जगह पे यही ऑप्शन सेलेक्ट कर दूंगा जब मेरा मशीन स्टार्ट हो। सो उस जगह पे बायोस जब रन करेगा मेरा, तो उस जगह पे बूटस्ट्रैप लोडर से मैं बूटेबल मीडिया को अगर मैं अपने फिजिकल मशीन पे पिंग कर दूंगा या कनेक्ट कर दूंगा, प्लग इन कर दूंगा, तो वहां से ये इंस्टॉलेशन यहाँ से डिटेक्ट करके ले लेगा। बट एज फॉर द सिनेरियो, मैं बूटेबल पेन ड्राइव या अपने DVD कुछ भी ऐसा प्रिपरेशन करके नहीं रखा हूँ, तो उस जगह पे मैं जस्ट सिंपली ISO फाइल से ही तुम लोगों को इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। सो ये जो इसके नीचे वाला ऑप्शन है यूज ISO इमेज फाइल, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे ब्राउज में जाऊंगा, ओके। ब्राउज पे चलेंगे हम। ब्राउज पे जाने के बाद में यहाँ होगा क्या, ISO फाइल जो तुम सेलेक्ट किए, अब वो तुम्हारा ISO फाइल RSCS से 8 का कहाँ है उसको सेलेक्ट कर कर तुम लोगों को यहाँ पे लोकेशन इसका देना है। सो मैं सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, देखो मैंने कहाँ रखा है। ये एक्स्ट्रा फाइल नाम का एक ड्राइव बनाया है, सो उस ड्राइव के अंदर पे हार्ड ड्राइव बोलकर एक फोल्डर है, एंड उसके अंदर पे देखो RHEL 8.0 64 32 बिट DVD का ये ISO इमेज फाइल है, इसके इंस्टेशन .iso है, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट कर कर हम लोग ओपन कर देंगे, देखो इसका ओपन कर देते हैं इसको, ठीक है। और ये मान लो अगर .iso फाइल नहीं होता, कुछ और होता, सो उस जगह पे ये मशीन जब हम लोग ISO फाइल को किसी ब्राउज करने के लिए जब हम लोग फाइंड करते हैं कि मेरा ISO फाइल कहाँ है, तो वहां पे फोल्डर जस्ट शो करेगा एंड ISO फाइल जितना सारा टाइप का है वही शो करेगा। हो सकता है लिनक्स का नहीं, कोई दूसरा मशीन का भी या दूसरा OS का ISO फाइल है तो वो भी शो करेगा, ठीक है। बट एक्स्ट्रा जो फाइल्स फोल्डर होते हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वो शो नहीं करेगा, क्योंकि VMware में वो सर्चिंग तुम्हारा सेट किया रहता है .iso फाइल का ही ओनली,
ओके, सो उसको मैंने ब्राउज कर दिया। ब्राउज करने के बाद सिंपली ओके पे क्लिक करूंगा नीचे पे। ये सेटिंग मेरा एडिट हो गया। ये करने के बाद में अब हम लोग मशीन स्टार्ट करेंगे। पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। सो इस स्क्रीन को मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ फर्स्ट, सो इट विल बी व्यू बेटर, अच्छे से दिखेगा। देखो यहाँ पे अब फर्स्ट ऑप्शन जो मेरा है रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 8.0.0, यहाँ पे मेरा माउस काम कर रहा था, पर जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक किया अपने विंडो पे, ये जो ब्लैक स्क्रीन पे जो सारा इनपुट दिया हुआ है, ये जो टेक्स्ट आ रहा है, वहां पे अगर माउस क्लिक करोगे तो वहां से वो माउस इनपुट हो जाएगा। रियल लाइफ में ये तो हम लोग वर्चुअल मशीन पे काम कर रहे हैं, बट इस स्क्रीन मोड पे तुम्हारा माउस डिसेबल रहेगा। तो हम लोग काम करेंगे तुम्हारा अप एंड डाउन की से, ठीक है। जो फर्स्ट जो तुम्हारा ब्लू लाइन है रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स 8.0.0, तो ये वर्जन दिखा रहा है। अब मैं अपना डाउन कर्सर प्रेस करूंगा तो देखो मेरा कर्सर कहाँ जाता है, मैं प्रेस करके दिखाता हूँ। वेट, देखो मैं कहाँ पे आ गया, टेस्ट दिस मीडिया एंड इंस्टॉल द रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स 8.0.0, ठीक है। सो मैं पहले था इंस्टॉल रेड हैट लिनक्स वाले ऑप्शन पे, अब मैं आ गया तुम्हारा टेस्ट दिस मीडिया रेड हैट वाला सेकंड ऑप्शन पे। अगर मैं थर्ड में जाना चाहूँ तो फिर से एक बार डाउन एरो पे क्लिक करूंगा तो वहां पे वो ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। सो ये तीन ऑप्शन का मतलब मैं पहले समझा देता हूँ। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स 8.0.0 इंस्टॉल वाला जो लिखा हुआ है इंस्टॉल रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स, सो उस जगह पे होगा क्या, सिंपली तुम्हारा रेड हैट मशीन इंस्टॉल के लिए फर्दर प्रोसेस का ऑप्शन शो करेगा एंड इंस्टॉलेशन प्रोसेस तुम्हारा यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। नंबर वन, ये एक नॉर्मल स्टेप था। नंबर टू जो है मैं उसको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ डाउन एरो से। टेस्ट दिस मीडिया एंड इंस्टॉल रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स 8.0.0। अगर तुमको डाउट है, जो मशीन पे जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्रिएट किए हैं, अगर मेरे को डाउट होता कि ये जो आईएसओ फाइल है ये बहुत दिन पहले का डाउनलोड किया हुआ है एंड ये पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं करेगा, सो उस जगह पे मैं फर्स्ट स्टेप जब कर रहा हूँ इंस्टॉल रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स 8.0.0, सो वहां से कुछ एरर दे रहा है। आईएसओ फाइल कुछ सही से बूट नहीं ले रहा है, लाइक काम नहीं कर रहा है, मेरे को डाउट हो रहा है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि वो आईएसओ फाइल मेरा डॉट आईएसओ वाला हो या बूटेबल पेन ड्राइव हो या डिस्क हो जैसे कि डीवीडी वगैरह, सो उस आईएसओ फाइल को चेक कर कर मेरे को इंस्टॉलेशन करना है। सो मैं सेकंड ऑप्शन लूंगा। थर्ड ऑप्शन जो दिया हुआ है ट्रबल शूटिंग का, देखो वहां पे जाके दिखाता हूँ। मान लो इस स्टेज पे तुमको कुछ ट्रबल शूटिंग करना है अपना मशीन पे, सो ये ऑप्शन हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। बट एज फॉर द फ्रेशर हम लोग जस्ट फर्स्ट वाले ऑप्शन पे ही जाएंगे, बिकॉज इतना सारा कोई भी इशू नहीं है अभी स्टार्टिंग पे। सिंपली हम लोग कोर्स स्टार्ट करेंगे यहाँ आज से, एंड मेरा आईएसओ फाइल भी न्यू एंड ट्राइड एंड टेस्टेड है, ठीक है। तो स्पेशली रेड हैट इंस्टॉल रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स सेलेक्ट करके सिंपली हम लोग को इंटर प्रेस करना है कीबोर्ड से। सो यहाँ पे देखो ये मेरा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। मैं इसको जूम किया था, इसको अनजूम करता हूँ और भी अच्छा से दिखेगा। सो ये सारा प्रोसेस जो दिखा रहा है ओके ओके ग्रीन कलर का, ये सारा मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितने भी सारा फीचर्स है प्रोग्रामिंग फाइल्स है वो सारे लोड ले रहे हैं जो एक लिनक्स मशीन को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। ये सब हर मशीन पे होता है, बट वो हम लोग ग्राफिकल के थ्रू से दिखता नहीं है। यहाँ पे देखो नीचे में ग्रीन कलर का लाइन आ रहा है एनाकोंडा फाइल बोलकर कुछ आ रहा है, शेल 2 3 लिखा हुआ है। सो वो एनाकोंडा एक टाइप ऑफ फाइल है जिसको लिनक्स का इंस्टॉलर फाइल बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली हम लोग एनाकोंडा जानते हैं एक मूवी का नाम है, सो यहाँ पे एनाकोंडा एक यहाँ पे वर्जन है, ठीक है। सो उसको इंस्टॉलर फाइल जो होता है सेटअप फाइल लिनक्स का, एट द फर्स्ट टाइम जब हम लोग लिनक्स को बूट कराते हैं तो उस टाइम पे ये इंस्टॉलर फाइल रन होता है फॉर द पर्पज ऑफ सक्सेसफुली इंस्टॉल द कंप्लीट द बूट प्रोसेस ऑफ लिनक्स, ठीक है। सो ये करने के बाद देखो जब सक्सेसफुली लोड हो गया है, सो उस जगह पे देखो यहाँ पे मैसेज दे रहा है वेलकम टू रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स 8.0.0, ओके।
सो इस जगह पे ये देखो, मैं माउस से दिखा देता हूँ ये वाला। सो इस जगह पे देखो इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट वगैरह दिया हुआ है, जो भी इंफॉर्मेशन कौन से लैंग्वेज में इंस्टॉल करना चाहते हो एंड ऑल। सो उसमें हम लोग कुछ भी एडिट नहीं करेंगे अभी फिलहाल, सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, कंटिन्यू, या नेक्स्ट की जगह कंटिन्यू है, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा स्लो चलेगा पर ये काम करेगा, वेट। यहाँ से देखो माउस मेरा इनेबल हो गया है, पहले वो ब्लैक स्क्रीन कमांड मोड वाला कंसोल चली गया, अब मैं ये सब कंसोल पे माउस ऑपरेट कर सकता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है लोकलाइजेशन, सो वहाँ पे मेरा, मैं माउस दिखाता हूँ, देखो लोकलाइजेशन लेफ्ट हैंड साइड पे, इसके नीचे पे, ये वाला लोकलाइजेशन कीबोर्ड मेरा दिखा रहा है इंग्लिश यूएस, उसके नीचे में लैंग्वेज सपोर्ट जो मैंने वहाँ पे चेक किया था वही है यूनाइटेड स्टेट वाला, एंड टाइम एंड डेट मेरा एज इट इज अमेरिकन का ले रहा है। सो इसमें विदाउट एनी चेंजेस किए जो वाइटल इंफॉर्मेशन है हम लोग उसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि सॉफ्टवेयर पार्ट में देखो मिडिल में जो है उसमें दिखा रहा है इंस्टॉलेशन सोर्स, ऊपर वाला ऑप्शन, ये तो एक सर्वर का ऑप्शन है, इंस्टॉलेशन सोर्स ये वाला, ठीक है। इंस्टॉलेशन सोर्स लोकल मीडिया, मतलब कि मैं लोकल मीडिया से इंस्टॉलेशन ले रहा हूँ। सो इसको कुछ भी हम लोग को एडिट नहीं करना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। यहाँ पर किस ऑप्शन को चेंजेस करना है, किस ऑप्शन को चेंजेस नहीं करना है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि यहाँ पे जिस ऑप्शन के ऊपर में एक्सक्लेमेशन मार्क आया हुआ है ना, उसको सबसे पहले ठीक करना है। जैसे कि ये सिस्टम वाले ऑप्शन के अंदर पे देखो इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन पे कुछ यहाँ पे एरर दिखा रहा है, ठीक है। सो उस जगह पे हम लोग उसको ठीक करेंगे। सो वहाँ पे उस पर क्लिक करते हैं, चलो। इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन, मेरा इंस्टॉलेशन जो होगा ये रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स का, तो वो कहाँ पे होगा, लाइक हम लोग के हार्ड डिस्क पे होगा। सो हार्ड डिस्क के अंदर कोई पार्टीशन जनरेट होगा। सो इस जगह पे देखो सबसे नीचे अगर हम लोग आ जाए स्टोरेज एंड कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेलेक्ट किया हुआ है। सो ऑटोमेटिक सेलेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे इसीलिए एरर दिखा रहा है सर केवल वहाँ पे ऑटोमेटिक है, नहीं। वो जस्ट तुमको एक बार चेक करने के लिए बोल रहा है एरर दिखा के कि तुम उसके अंदर जाओ और जाकर चेक करो कि वो ऑटोमेटिक पे रखना है तुमको या कस्टम पे रखना है, ठीक है। ऑटोमेटिक पे रखने से क्या होगा कि जितने भी सारे पार्टीशंस क्रिएट होंगे, रूट स्लैश रूट पार्टीशन, बूट पार्टीशन, उसके बाद तुम्हारा वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी भी एक टाइप का पार्टीशन होता है, सो वो भी क्रिएट होगा। सब कुछ लिनक्स सिस्टम डिसाइड करेगा कि कैसा होता है, तो ये ऑटोमेटिकली भी होता है। और एल्स अगर तुम इसको देखना चाहते हो तो तुम कस्टम पे भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। कस्टम पे क्लिक करके मैं तुमको दिखाता हूँ वो ऑप्शन। कस्टम पे क्लिक करके मैं डन पे कर देता हूँ क्लिक। डन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ पार्टीशंस के ऑप्शंस है, मैं जस्ट यहाँ पे दिखाता हूँ तुम लोग को। ये जो एलवीएम लिखा हुआ है ये ऑप्शन के अंदर मैं क्लिक करूंगा, स्टैंडर्ड पार्टीशन, एलवीएम पार्टीशन, और यहाँ पे ये सिस्टम तुमको आई आई वी एम थिन प्रोविजनिंग कुछ ऐसा पार्टीशन है। सो इस जगह पे मैं ये सब टाइप पार्टीशन फॉर्मेट सेलेक्ट करके क्रिएट कर सकता हूँ। ये जो भी टाइप का पार्टीशन सेलेक्ट करूंगा वो क्रिएट हो जाएगा। बट फिलहाल तो मैं स्टैंडर्ड जो एलवीएम था एलवीएम ही रहने देता हूँ, ठीक है। और अगर यहाँ पे फील होता है कि एलवीएम मतलब लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट जो होता है वो हम लोग परफॉर्म करते हैं, उसके बाद अगर मेरे को ऐड करना है तो ये नीचे से प्लस बटन देखो दिया हुआ है। सो प्लस बटन से हम लोग क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, पर मैं वो करूंगा नहीं अभी फिलहाल, ठीक है। तो उस जगह पे ऐसा करके पार्टीशन बनाया जाता है ये सब स्क्रीन पे, ठीक है। और अगर तुम चाहते हो कि ये तुम्हारे सामने भी अगर मशीन ऑटोमेटिकली क्रिएट करे, बट तुमको सिस्टम की इंस्टॉलेशन से पहले वो चीज देखना है, तो यहाँ पे देखो एक ऊपर में ब्लू कलर का लाइन है, क्लिक पार्टीशन क्रिएट देम ऑटोमेटिकली, क्रिएट देम ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है। क्रिएट देम मतलब पार्टीशन को ही खुद से मशीन बनाएगा, और क्या क्या साइज का बनाया क्या नहीं बनाया वो तुम खुद से देखोगे, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखता हूँ मेरे 100 GB के पार्टीशन पे वो क्या क्या डिसाइड किया, ठीक है। सो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में देखो मेरा पार्टीशन वगैरह रेडी हो गया। सबसे पहला जो दिखा रहा है स्लैश रूट का जो जो रूट सेलेक्टेड है वो मेरा 50 GB का है, देखो सबसे नीचे वाला ये वाला, हाँ ये वाला 50 GB का, ओके। सो 50 GB के बाद में
मेरा 100 GB में से 50% तुम्हारा ले लिया पार्टीशन रूट पार्टीशन के अंदर। रूट पार्टीशन तुम्हारा जिसको बोल सकते हैं हम लोग सी ड्राइव, जिसको विंडोज में जानते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग का पूरा लिनक्स मशीन बिलोंग करेगा जिस पार्टीशन के अंदर से, और वहाँ वो पार्टीशन के अंदर बहुत सारा सब डायरेक्टरीज भी रहेंगे। सो उसके लेकर हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके नीचे देखो बूट पार्टीशन भी है, स्लैश बूट। ओके, सो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करके दिखाता हूँ कि ये क्या है। बूट पार्टीशन इज समथिंग लाइक, जैसे कि हम लोग तुम्हारा जैसे कि विंडोज में अगर पार्टीशनिंग करते थे एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन, सी ड्राइव बनाते थे, डी ड्राइव बनाते थे, तो वहां से खुद से एक ऑटोमेटिकली स्पेस जनरेट होता था, जिसको हम लोग सिस्टम रिजर्व के नाम से वो पार्टीशन क्रिएट होता था, राइट। तो वो सिस्टम रिजर्व के नाम से होता था, लाइक जितना भी विंडोज के फाइल सिस्टम वगैरह है एंड जितना भी मशीन जब हम लोग का बूट लेगा तो वो सारा स्टोरेज स्पेस वो सिस्टम रिजर्व से लेता है कि सिस्टम ठीक ठाक वर्क करे। तो इस जगह पे जो स्लैश बूट पार्टीशन है लिनक्स वाले इन्वायरमेंट पे, यहाँ पे क्या होगा, स्लैश बूट वाले पार्टीशन से ही हम लोग का देखो यहाँ पे जीबी पे नहीं लिया है, यहाँ 1024 MB पे लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये होगा कि मेरा जो लिनक्स का जो बूटिंग प्रोसेस है उसके लिए जो मैंने उसके लिए सिस्टम खुद से अपना पार्टीशन साइज क्रिएट कर लिया है, ठीक है। जो सर विंडोज में सिस्टम रिजर्व होता है, यहाँ पे तुम्हारा स्लैश बूट वाला पार्टीशन खुद से क्रिएट होगा। सो डोंट बी कंफ्यूज। थर्ड वाले ऑप्शन पे देखो क्या है, स्वैप मेमोरी। सो ये स्वैप मेमोरी कुछ देखो 3.95 GB का बना है। तो उस जगह पे ये जो मेरा 3.95 GB मतलब लगभग 4 GB का हुआ ये मेरा हार्ड डिस्क, सॉरी हार्ड डिस्क का पार्टीशन। सो उस जगह पे ये जो हुआ सर स्वैप मेमोरी क्या है, रूट पार्टीशन मतलब सी ड्राइव एंड बूट पार्टीशन मतलब सर सिस्टम रिजर्व। सो ये स्वैप पार्टीशन मेरा क्या हो गया, स्वैप पार्टीशन इज समथिंग लाइक जैसे कि हम लोग वर्चुअल मशीन में, वर्चुअल मशीन नहीं, विंडोज में अगर एग्जांपल दे हम लोग तो उसको वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी बोल के कुछ है तो उसको वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं। सो वर्चुअल मेमोरी को हम लोग लिनक्स में स्वैप मेमोरी भी बोला, स्वैप मेमोरी के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। सो अब स्वैप मेमोरी या वर्चुअल मेमोरी का सर काम क्या है। सो वर्चुअल मेमोरी तभी रिक्वायरमेंट होता है, जैसा कि मैं यहाँ पे हल्का से एक्सप्लेन कर देता हूँ तो तुम लोग को समझने में इजी रहेगा। तो वर्चुअल मेमोरी जब तुम्हारा रैम कम पड़ता है, जैसे कि मान लो मेरे सिस्टम पे 8 GB रैम पे, या मैंने लिनक्स सिस्टम पे यहाँ 4 GB रैम दिया था, ठीक है। तो 4 GB रैम अगर एक सर्वर पे काम कर रहा है, वर्चुअली हम प्रैक्टिकल वगैरह टेस्ट कर रहे हैं, सो इनकेस के लिए वो मेमोरी मेरा कम पड़ गया, ठीक है। सो वो मेमोरी अगर मान लो मेरा जो फिजिकल मेमोरी रैम है वहां से कुछ कम पड़ रहा है और मैं दूसरा कोई सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम या कोई प्रोसेस चलाना चाह रहा हूँ, तो उस जगह पे मेमोरी मेरे सिस्टम पे अवेलेबल नहीं है जो वो प्रोसेस चले। तो उस जगह पे क्या होगा, सर्वर वगैरह हैंग करेगा और वो प्रोसेस क्या होगा, ऑटोमेटिकली स्टार्ट ही नहीं होगा, वो ऑलरेडी किल हो जाएगा। तो उस जगह पे क्या होता है कि हम लोग वर्चुअल मेमोरी क्या काम करेगा, जो लिनक्स में स्वैप मेमोरी है, वो जब तुम्हारा रैम पूरा फुली यूटिलाइज हो जाएगा ना, तो उस जगह पे ये स्वैप मेमोरी तुम्हारे सिस्टम को मेमोरी प्रोवाइड करेगा, सेम एज लाइक रैम, ठीक है। रैम की तरह मेमोरी प्रोवाइड करेगा। बट ये सर ये जो हम लोग का हार्ड डिस्क स्पेस है, ये तो सर आपका हम लोग का फिजिकल हार्ड डिस्क से डिवाइड होकर आया है, राइट, वर्चुअल मशीन पे। सो ये यहाँ पे जो स्वैप मेमोरी भी जो क्रिएट हुआ है, ये तो मेरा रैम से नहीं क्रिएट हो रहा है, ये मेरा हार्ड डिस्क से क्रिएट हो रहा है, कुछ एक स्पेस ले रहा है ये पार्टीशन, पर ये ऑटोमेटिकली जनरेट तो हो रहा है मेरा हार्ड डिस्क से। सो उस जगह पे मतलब यही हुआ कि स्वैप मेमोरी का एक जो कंसेप्ट है लिनक्स के अंदर पे, ये बहुत ही अच्छा है, जिसको हम लोग वर्चुअल मेमोरी के नाम से जानते हैं। सो ये हार्ड डिस्क से कुछ स्पेस सेव करेगा और सेव करके ये रैम में यूटिलाइज करेगा, बट इसकी भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। ऐसा नहीं है मैं स्वैप मेमोरी जितना बेसी ज्यादा बना दूं उतना ज्यादा मैं सिस्टम पे रैम के साथ साथ मैं स्वैप मेमोरी को भी यूज करूंगा तो बहुत सारा प्रोसेस एक साथ चलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैंने इस सिनेरियो पे तुम लोगों को 4 GB रैम अपना वर्चुअल मशीन पे क्रिएट करके दिखाया, ठीक है। सो जितना तुम्हारा फिजिकल रैम रहेगा ना सिस्टम पे, उसके ठीक डबल साइज का हम लोगों को वर्चुअल मेमोरी लेना है। जैसे मेरा रैम है तुम्हारा 4 GB, तो वर्चुअल मशीन का मैक्सिमम साइज होगा 8 GB, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। और वही तुम्हारा सपोर्टेबल के लिए, कंफर्टेबल के लिए हम लोग रैम के डबल साइज का वर्चुअल मेमोरी क्रिएट करते हैं, जिसको स्वैप के नाम से यहाँ पे देख लो, स्वैप पार्टीशन, ठीक है। तो सिस्टम यहाँ पे फिलहाल तो 4 GB मतलब जितना रैम है मेरा उसके हिसाब से ही तुम्हारा ये स्वैप मेमोरी का
साइज बनाया है, बिकॉज यहाँ पे हार्ड डिस्क स्पेस मैंने 100 GB ली है, तो 50% तो वो सिस्टम पार्टीशन जो रूट पार्टीशन है, जो फॉरवर्ड स्लैश का सिंबल देख रहे हो, जिसको हम लोग सी ड्राइव जानते हैं, वो सी ड्राइव में 50% दे दिया, और जो बचा सिस्टम रिजर्व में चले गया, उसके बाद जो बचा वो तुम्हारा स्वैप में अप्लाई हुआ। सो अगर हार्ड डिस्क का साइज मेरा अच्छा खासा होता तो यहाँ पे रैम भी हम लोग, ये जो स्वैप मेमोरी का साइज है वो भी इंक्रीज होता, या तो इसको बाद में एडिट भी कर सकते हो विदाउट एनी इशू। ठीक है, सो ये सारा था पार्टीशनिंग में। तो अभी हम लोगों को यहाँ पे कुछ भी ऐसा सेटअप नहीं करना है। यहाँ पे मैं सीधा सिंपली सिस्टम पार्टीशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके, 50 GB वाला, एंड क्लिक ऑन डन। डन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है एक्सेप्ट चेंजेस, मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, सो उस चेंजेस को एक्सेप्ट चेंजेस पे क्लिक करके सेव करता हूँ। सेव करने के बाद एक और चीज दिखाता हूँ। जब मेरा सिस्टम पे, पता नहीं तुम लोग वो गौर किए कि नहीं, बट सिस्टम पे जब यहाँ पे सिस्टम वाले ऑप्शन पे इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन वाले ऑप्शन पे जब एरर था, तब ये बिगिन इंस्टॉलेशन वाला बटन जो ब्लू में दिख रहा है, वो उस टाइम पे इनेबल नहीं था। ठीक है, पर वो इनेबल कब होता है सर? वो इनेबल तभी होगा सर जब तुम्हारा सिस्टम पे कोई किसी भी टाइप का ये जो कंसोल तुम लोगों को दिख रहा है, इंस्टॉलेशन समरी बोलकर जो है रेड का, इस जगह पे अगर कोई भी जगह एक्सक्लेमेशन मार्क आया हुआ रहेगा, लाइक वो एरर को अगर तुम उसको रिजॉल्व नहीं करोगे, जैसा कि मैंने एक सिस्टम का इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन पार्टीशन का जो एरर मैंने रिजॉल्व किया, ठीक है, वो सिंपली में ऑटोमेटिक जो था वो देख कर भी अगर डन कर देने से वो हो जाता। ठीक है, बट तुमको एक बार रिव्यू वहां पे जाकर देखना पड़ेगा, तभी ये बिगिन इंस्टॉलेशन पर्पस तुम्हारा इनेबल होगा। ठीक है, और इस जगह पे यहाँ पे मैं दिखाऊं कि केडम यहाँ पे नीचे में अवेलेबल है इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन के नीचे। ओके, उसके बाद नेटवर्क होस्ट तुम्हारा दिखा रहा है नॉट कनेक्टेड। सो यहाँ पे मैं आईपी भी थोड़ा सा यहाँ पे दे देता हूँ। आईपी वगैरह बाद में भी देने से चलेगा, क्योंकि बिगिन इंस्टॉलेशन तुम लोग देख रहे हो कि नीचे में इनेबल हो चुका है, बट आईपी सेटिंग्स तुम लोग सर्वर के इंस्टॉलेशन टाइम पे भी सेटिंग्स कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एक डेमो दिखाई देता हूँ, मैं नेटवर्क एंड होस्ट वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। जाने के बाद यहाँ पे देखो, मैं कुछ अपना, जैसे कि विंडोज सर्वर में मैं अपना कुछ डोमेन नेम डिसाइड करता हूँ। अगर तुम लोग विंडोज सर्वर से अगर फैमिलियर हो, ठीक है, कि विंडोज सर्वर में कैसे काम किया जाता है, कैसे डोमेन बनाया जाता है, या फिर कोई डोमेन नेम लाइक www.godaddy.com। ठीक है, गोडैडी भी एक डोमेन है जहाँ पे ये साइट्स वगैरह क्रिएट होते हैं, डोमेन वगैरह क्रिएट होते हैं। ठीक है, सो वैसे ही हम लोग कोई डोमेन को भी अपना सर्वर से अटैच कर सकते हैं और डोमेन को चला सकते हैं। सो ये जो नीचे में होस्ट नेम दिया है, देखो यहाँ पे मैं होस्ट नेम की जगह अपने डोमेन का डिसाइड कर देता हूँ। ओके, ये देखो लोकल होस्ट डॉट लोकल होस्ट डोमेन डॉट कॉम ऐसा कुछ दिया हुआ है। सो मैं इसको हटाकर अपना डोमेन का नाम दे देता हूँ, लाइक इसको मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं ak.com दे देता हूँ। उसके बाद अप्लाई पे क्लिक कर दूंगा। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हम नेटवर्क एंड होस्ट कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हुए थे। होस्ट मतलब मेरा होस्ट नेम मशीन का, और यहाँ पे डोमेन जो अगर तुम वो डिसाइड हो कि ये नाम से तुमको अपना डोमेन चलाना है, तो वो वेबसाइट रिलेटेड काम बाद में भी होगा, बट मैं ये डोमेन नेम चेंज करके दिखा दिया कि ऐसे डोमेन नेम चेंज होता है, होस्ट नेम भी जिसको बोल रहे हैं। और उसके बाद में बगल में देखो इथरनेट ENS 160 कुछ दिखा रहा है ये ऑप्शन। ठीक है, और उसका राइट हैंड साइड में देखो उसका और भी ऑप्शन दिखा रहा है, हार्डवेयर एड्रेस, जैसे कि तुम्हारा मैक एड्रेस दिखा रहा है इस इथरनेट पोर्ट का, जिससे हम लोग का इंटरनेट चलेगा। ठीक है, तो इस जगह पे तुम्हारा यहाँ पे, अगर मैं ये चीज देखो राइट हैंड साइड में ऑफ है, सो इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद में अगर तुमको नेटवर्क कॉन्फ़िगर करना है, सो अभी नेटवर्क वाला जो ऑप्शन था वो ऑफ था तुम्हारे वर्चुअल मशीन पे। नेटवर्क का कोई ऑप्शन अगर तुम ये ऐसे इंस्टॉल कर देते तो वो नेटवर्क ऑफ था एंड नेटवर्क ऑन ही नहीं था, तो उस जगह पे इंटरनेट या नेटवर्क डिटेक्ट ही नहीं होता। तो अभी हम लोगों ने ऑन किया, अब ऑन करके मैं आईपी सेटिंग्स क्या होगा मेरा वो मैं डिसाइड करूंगा। चलो, तो कॉन्फ़िगर पे क्लिक कर लो, उसको ऑन कर ऑन हो चुका है, कॉन्फ़िगर पे क्लिक करते हैं हम लोग। ओके, सो यहाँ पे देखो इथरनेट टैब, बहुत तरह तरह के टैब तुमको यहाँ पे मिलेंगे।
सो इस जगह पे हम लोगों को सिंपली IPv4 वाले सेटिंग्स टैब में जाना है। यहाँ जाने से पहले और यहाँ पे IP डालने से पहले सिंपली हम लोग लास्ट में जो ऑप्शन है IPv6 सेटिंग्स, उसमें जाते हैं। जाने के बाद में यहाँ पे जो IPv6 वाले सेटिंग्स में देखना, ये ऑटोमेटिकली दिया हुआ है, तो उस जगह पे मैं मेथड की जगह में ऑटोमेटिक की जगह इसको इग्नोर कर दूंगा। इग्नोर वाला फर्स्ट ऑप्शन, इग्नोर को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, सो इसको सेव अभी मैं नहीं कर क्लिक। सो IPv4 से टैब में जाऊंगा अभी। ठीक है, इग्नोर करने के बाद में, इग्नोर करने के बाद में IPv4 मतलब IP एड्रेस का भी 2-3 वर्जन होता है। लाइक जैसे मैं यहाँ IPv4 हम लोग इस सिस्टम में यूज करने वाले हैं, एंड IPv6 थोड़ा सा एडवांस होता है। ठीक है, सो उस जगह पे इसीलिए मैं IPv6 को डिसेबल कर दिया, बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज दिस IPv4 एड्रेस इनटू दिस मशीन। ओके, सो इस जगह पे IPv4 सेलेक्ट करके यहाँ जो ऑटोमेटिक DHCP दिखा रहा है, इसको हटाकर मैनुअल सेलेक्ट करना है अपने को। ये मैं अपने नेटवर्क का टर्म्स एंड कंडीशन खुद से दे रहा हूँ। ये ऑटोमेटिकली DHCP भी रहेगा, तब भी वहां से ये सारा सर्विंग या ब्राउजिंग होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर नेटवर्क सिनेरियो। मैं यहाँ पे मैनुअल दे रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिकल करने में सारा इजी होगा। ओके, सो इस जगह पे अब क्या होगा कि हम लोग IP एड्रेस ऐड करेंगे। देखो यहाँ साइड पे एक ऐड का बटन है। सो ऐड पे क्लिक करने के बाद पे अपना IP एड्रेस हम लोग ऐड कर पाएंगे। सो मैं कुछ IP एड्रेस यहाँ पे दे देता हूँ, लाइक 192.168, वेट 192.168.50.3 दे देता हूँ। ओके, उसके बाद टैब प्रेस करूंगा। टैब प्रेस करने के बाद में देखो खुद से ये 24 ले लिया है। सो नेट मास्क मतलब जो सबनेट मास्क हम लोग देते हैं लाइक अपने विंडोज मशीन पे, सो उस जगह पे 255 255 255 3 डालते हैं। सो 3 ऑक्टेट मतलब क्या होता है, मेरा 24 नेटवर्क बिट रिजर्व होता है। ठीक है, सो 24 यहाँ इंफॉर्मेशन को ऐसे नेट मास्क में लेता है डिफॉल्ट गेटवे सेट करने के लिए। सो मैं यहाँ अब टैब प्रेस करूंगा गेटवे देने के लिए। ओके, सो मैं टैब प्रेस करता हूँ, नेट मास्क से हम लोग गेटवे में जाएंगे। ठीक है, ये हुआ। सो गेट में भी जाने के बाद में मैं अपना गेटवे डिफाइन कर देता हूँ, जैसे कि 192.168.50.2 दे देता हूँ। ओके, सो इसको देने के बाद में मैं अपना DNS सर्वर का IP एड्रेस डिसाइड करता हूँ। ओके, तो DNS सर्वर का IP एड्रेस में सेम दे देता हूँ जो अपना गेटवे पे दिया हूँ, 192.168.50.2। उसके बाद ये सर्च डोमेन वाला ऑप्शन पे मैं दे देता हूँ, जो मैंने डोमेन ने अपना होस्ट नेम से जो सेटिंग किया था वहाँ पे दे देता हूँ। जो मैंने दिया था ak.com, तो यहाँ भी ak.com कर देता हूँ। ठीक है, तो सिंपली अब ये सारा सेटिंग्स करने के बाद में सेव पे क्लिक करना है। सो यहाँ से देखो हम लोगों का नेटवर्क सेटिंग्स हम लोगों ने कर दिया। उसके बाद सिंपली डन पे क्लिक करना है। ओके, डन पे क्लिक करने के बाद में अब हम लोग यहाँ पे सिंपली बिगिन इंस्टॉलेशन पे क्लिक करते हैं। सो यहाँ पे देखो हम लोग का यूजर सेटिंग्स में बता रहा है रूट पासवर्ड, रूट जो ये यहाँ दिखा रहा है रूट पासवर्ड इज नॉट सेट, ऐसा कुछ एक्सक्लेमेशन मार्क दिखा रहा है, और नीचे में और एक एक्सक्लेमेशन मार्क दिखा रहा है यूजर नो यूजर विल बी क्रिएटेड, ये ऑप्शन दिखा रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो कि रूट पासवर्ड इज नॉट सेट और वो वाला तुम्हारा नो यूजर विल बी क्रिएटेड वाला ऑप्शन दिखा रहा है। तो रूट पासवर्ड नॉट सेट का मतलब क्या हुआ सर, हम लोग का विंडोज से अगर तुम लोग फैमिलियर हो, अगर विंडोज मशीन का कभी इंस्टॉलेशन किए हो, तो उस जगह पे क्या होता है, इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली होने के बाद में एक यूजर नेम और पासवर्ड मांगता है एडमिनिस्ट्रेटर का सेट करने के लिए। ठीक है, पर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर तुम्हारा जो वहां पे हम लोग विंडोज में सेट करते थे एडमिनिस्ट्रेटर नेम एंड पासवर्ड, लिनक्स में तुम्हारा वो उसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर को रूट बोलते हैं। ठीक है, रूट अकाउंट। सो रूट अकाउंट विल बी द एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको हम लोग सुपर यूजर के नाम से भी जानते हैं। और वो रूट अकाउंट पे
हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर का नाम, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर में क्या होता था, एडमिनिस्ट्रेटर के नाम के अलावा हम लोग एक पर्सन का नाम भी दे सकते थे, ठीक है। पर यहाँ रूट अकाउंट का नाम तुम्हारा चेंज नहीं होगा। देखो सिर्फ पासवर्ड के लिए पूछ रहा है वो, रूट अकाउंट पासवर्ड इज नॉट सेट। सो यहाँ पे तुमको सिर्फ पासवर्ड ही चेंज करने देगा और रूट अकाउंट का नाम सिर्फ तुम्हारा रूट अकाउंट ही रहेगा, ठीक है। तो चलो पासवर्ड सेट कर लेते हैं पहले अपने एडमिनिस्ट्रेटर का। मैं एडमिनिस्ट्रेटर वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि लिए नया नया ऐसा ना लगे और कुछ कंफ्यूजन वगैरह भी नहीं हो, ठीक है। तो रूट पासवर्ड मैं सेट कर देता हूँ, लाइक अल्फा न्यूमेरिक देना पड़ेगा, अपर कैरेक्टर, लोअर कैरेक्टर एंड स्पेशल कैरेक्टर भी रहेगा, न्यूमेरिक भी रहेगा, अल्फा अल्फा न्यूमेरिक रहेगा। तो उस जगह पे अगर मैं जस्ट सिंपल पासवर्ड देकर इंटर कर देता हूँ, उसके बाद कंफर्म कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखो नीचे में कुछ सिंबल्स दिखा रहे हैं लाइक वीक। यहाँ पे वीक लिखा हुआ है, वीक मतलब कमजोर। तो उस जगह पे ऊपर में एक एरर दे रहा है, देखो द रूट अकाउंट इज यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेटर द सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन द सिस्टम। उसके बाद दिखा रहा है इंटर अ पासवर्ड फॉर द रूट। अगर मैं इसको इग्नोर करके सिंपली अगर 1 2 3 4 5 6 अगर पासवर्ड टाइप कर देता हूँ, ठीक है, दोनों जगह पे रूट पासवर्ड, उसके बाद कंफर्म भी कर देता हूँ और कंफर्म करके अगर डन करता हूँ तो वो होगा क्या, देखो मैं दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे न्यूमेरिक पासवर्ड दे देता हूँ, जस्ट 1 2 3 4 5 6, ओके। एंड सेम पासवर्ड में यहाँ पे दे देता हूँ कंफर्म पासवर्ड की जगह। उसके बाद डन पे क्लिक करूंगा तो ये पासवर्ड लेगा नहीं, दिखना। ये नीचे में कुछ एरर दिया है ग्रीन लाइन में, देखो प्रेस डन अगेन टू यूज द पासवर्ड एनीवे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पासवर्ड यहाँ एरर दे रहा है, एक बार पे डन करने पे दोबारा ये तुम्हारा एक पासवर्ड असाइन नहीं हो रहा, तुमको बोल रहा है दोबारा डन पे क्लिक करने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रूट अकाउंट का जो पासवर्ड तुम सेट कर रहे हो एक बहुत ही सिंपल सा पासवर्ड है और ये पासवर्ड में जस्ट सिंगली तुम्हारा ये डाला हुआ है, लाइक न्यूमेरिक डाला हुआ, पर एज पर दी पासवर्ड पॉलिसी तुमको अल्फा न्यूमेरिक देना है, जिसमें कोई नाम भी हो सकता है, पर रूट, जैसे कि मैं रूट का पासवर्ड दे रहा हूँ तो रूट खुद इन्वॉल्व नहीं होगा रूट कीवर्ड पासवर्ड में, और कुछ और कीवर्ड रह सकता है और वो कीवर्ड में स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर रहने से और भी ज्यादा पासवर्ड पॉलिसीज के लिए, सिक्योरिटी के लिए अच्छा होता है। एंड उसमें अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, अल्फाबेट के साथ में तुम्हारा न्यूमेरिक्स लाइक 1 2 3 भी होना चाहिए। तो मैं वैसा कुछ पासवर्ड सेट करता हूँ। अभी जो ये वीक दिखा रहा है ना, वहां पे वो स्ट्रॉन्ग दिखाएगा, ठीक है। देखो ये पूरा स्ट्रॉन्ग हो गया, मैंने स्पेशल कैरेक्टर भी यूज किया तो ये पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, न्यूमेरिक भी यूज किया, उसके एट द रेट हैश वगैरह सिंबल भी मैंने कुछ यूज किए हैं, तो इसका वजह से वो स्ट्रॉन्ग हो गया। इसको रीटाइप करता हूँ अगेन, सेम पासवर्ड मेरे को देना पड़ेगा जो मैंने ऊपर दिया था, अगर जरा से भी मिस हुआ तो वो लेगा नहीं, ठीक है। अगेन मैं डन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखो कोई एरर नहीं दे रहा है, रूट पासवर्ड जो सेट नहीं था वो सेट हो चुका है रूट पासवर्ड मेरा। उसके बाद देखो मशीन मेरा इंस्टॉलेशन, नीचे भी कुछ प्रोसेसिंग चल रहे हैं यहाँ पे, देखो इंस्टॉलिंग प्रोग्रामिंग फाइल का नेम दे रहा है 32 बिट 64 बिट जितने भी सारा है। यहाँ पे टोटल प्रोसेस मेरा कितना इंस्टॉल होगा, 1320 प्रोसेस, ओके। और अभी मेरा इंस्टॉल हुआ है वहाँ पे तुम्हारा 500 कुछ चल रहा है प्रोसेसिंग, प्रोग्रामिंग फाइल लोड हो रहा है वो इसका। सो ये सब इसमें टाइम लगेगा थोड़ा, और इसमें पाइथन वर्जन भी लोड होगा तो वो भी यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। ये देखो पाइथन जैसा शो कर रहा है, इंस्टॉलिंग पाइथन, पाइथन का वर्जन भी दे रहा है। तो इस जगह पे ये सब चीज़ है। और विंडोज से अगर हम लोग कंपेयर करें तो विंडोज में क्या होता है कि हम लोगों का जितना भी ये सारा यूजर क्रिएशन या यूजर का पासवर्ड अप्लाइंग, ये सब एक विन ऑपरेटिंग सिस्टम सक्सेसफुली इंस्टॉल होने के बाद होता है, ठीक है। पर यहाँ पे इंस्टॉल होते होते यहाँ पे मेरा ये सारा काम हम लोग कर पा रहे हैं, लाइक एक एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड सेट किए जिसको हम लोग रूट बोल रहे हैं, ठीक है। अब मैं एक यूजर भी क्रिएट करता हूँ, ठीक है। सो यूजर क्रिएट करके दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे नो यूजर विल बी क्रिएटेड दिखा रहा है, तो वहाँ पे क्लिक करके यूजर हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। सो यूजर का फुल नेम और यूजर नेम दोनों पूछ रहा है, तो फुल नेम हम लोग सरनेम के साथ भी दे सकते हैं और यूजर नेम तुम्हारा कुछ और भी हो सकता है, या तुम लोग दोनों सेम दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो कोई भी एक यूजर बना लेते हैं, जैसा कि मैं बना लेता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट के नाम से एक यूजर बना लेता हूँ, वेट, स्टूडेंट के नाम से एक यूजर अकाउंट बना लेता हूँ।
स्टूडेंट। ओके, अब इस जगह पे इसका पासवर्ड डिसाइड कर लेता हूँ, और यहाँ पे पासवर्ड डिसाइड करने से पहले देखो कुछ बोल रहा है, मेक दिस यूजर एडमिनिस्ट्रेटर। अगर ये जो मैं यूजर अकाउंट बना रहा हूँ बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड क्रिएट होगा, ठीक लाइक विंडोज ओएस की तरह, ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह। तो उस जगह पे अगर मैं फील करता हूँ कि नहीं ये जो मैं यूजर बना रहा हूँ, 2-3 यूजर, जितना भी यूजर चाहो यहाँ से बना सकते हो। सो अगर तुमको चाहिए कि वो यूजर जो है मेरा एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम करे, लाइक रूट की तरह उसके पास परमिशन हो, स्टैंडर्ड यूजर से कुछ ज्यादा परमिशन हो उसके पास में, सो वो भी हम लोग कर सकते हैं। बट फिलहाल हम लोग जस्ट सिंपली एडमिनिस्ट्रेटर यूजर एक बनाकर एग्जांपल दिखाएंगे कि यहाँ से यूजर क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो यूजर तो नेम दे दिया, जस्ट पासवर्ड देता हूँ। सो यहाँ पे पासवर्ड हम लोग सिंपल भी दे सकते हैं, और पासवर्ड थोड़ा सा जैसे कि रूट का पासवर्ड स्ट्रांग था वैसा भी दे सकते हैं। सो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, अगर मैं न्यूमेरिक भी जस्ट दे देता हूँ तो वो भी ले लेगा। ठीक है, बट ये यूज़र अकाउंट जिस नाम से बनाया हो वो यूज़र नेम पासवर्ड में इन्वॉल्व नहीं रहना चाहिए। ओके, सजेस्टफुली ये गाइडेंस है, वैसे तुम लोग पासवर्ड कुछ भी डाल सकते हो, जैसे मैं पासवर्ड डालता हूँ देखो। ये मैंने पासवर्ड डाल दिया, पासवर्ड देने के बाद में सिंपली मैं डन पे क्लिक कर देता हूँ, ये मेरा यूजर क्रिएट हो जाएगा विद द पासवर्ड। ओके, सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यूजर स्टूडेंट विल बी क्रिएटेड। जो यूजर अकाउंट मैंने बनाया है वो तुम्हारा क्रिएटेड हो जाएगा। विल बी क्रिएटेड मतलब ये हो गया मेरा फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये अभी नहीं क्रिएटेड होगा। विल बी क्रिएटेड मतलब जब मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा, ये जो जितना भी प्रोसेस मेरा नीचे पे चल रहा है, ठीक है, वो सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद में मेरा रूट अकाउंट का तो पासवर्ड मैंने डाला, उसके बाद रूट के थ्रू से वो सारा यूजर अकाउंट जो मैंने क्रिएट किया वो यूजर अकाउंट के साथ, वो यूजर अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा, उसके साथ में पासवर्ड भी असाइन हो जाएगा। सो ये था तुम्हारा कंप्लीट इंस्टॉलेशन स्टेप। ओके, एंड इसके बाद में जब मशीन हम लोगों का इंस्टॉल हो जाएगा सक्सेसफुली, तो उसके बाद में हम लोग फर्दर स्टेप मैं दिखाऊंगा इसमें। ओके, सर यहाँ सिस्टम पूरा सक्सेसफुली तुम्हारा रिबूट हो चुका है एंड ये रिबूट सर बोल रहा हूँ आई हैव अ इंस्टॉलेशन क्वेश्चन। हो चुका है। इंस्टॉलेशन, हाँ रुक जाओ तुम्हारा क्वेश्चन लेता हूँ। तो उस जगह पे इंस्टॉलेशन पूरा कंप्लीट हो गया है, उसके बाद में देखो यहाँ रिव्यू में देखो रिबूट का सिंबल आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिबूट का मतलब कि ये सिस्टम रिस्टार्ट मांग रहा है। ठीक है, तो रिस्टार्ट हम लोग सिस्टम को देंगे, ये रिबूट वाला ऑप्शन में क्लिक करने से ऑपरेटिंग सिस्टम आफ्टर इंस्टॉलेशन रिस्टार्ट होगा। ये कंप्लीट लिख के मैसेज दे दिया है। ठीक है, उसके बाद में ये रिस्टार्ट लेगा। ये रिबूट का बटन दबाने के बाद में वो ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट लेगा। अगर ये आईएसओ फाइल का साइज बड़ा है तो ऐसा मत सोचना कि ये तुम लोग इसमें रिबूट में नहीं क्लिक, तो रिबूट में क्लिक हो गया बट थोड़ा सा हैंग कर रहा है सिस्टम। वॉशिंग मशीन है ना, मशीन के अंदर मशीन चल रहा है, देखो ये रिबूट हो रहा है। तो ये देखो लाइसेंसिंग वाला पार्ट आ गया है जो मैंने बोला था तुम लोगों को। ठीक है, तो लाइसेंस इंफॉर्मेशन यहाँ पे तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे देखो सब्सक्रिप्शन मैनेजर ये जो मैंने बोला। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग जो इसे बोलते हैं लिनक्स जो है थोड़ा फ्री ओएस है, इसको कोई भी डेवलप करता है, कुछ भी करता है। तो उस जगह पे हम लोग ये बोलते हैं कि बोलते हैं, मैं बताता हूँ, ये लाइसेंस एग्रीमेंट हम लोग एक्सेप्ट किए देन डन। मैं बताता हूँ, ये लाइसेंस एग्रीमेंट हम लोग एक्सेप्ट किए देन डन। तो ये डन हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फ्रीज कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से तुमको रूट पासवर्ड पूछेगा, मतलब रूट यूजर नेम पूछेगा। तो तुम यूजर नेम अगर रूट से लॉगिन करना चाहते हो तो तुम यहाँ पे डायरेक्टली रूट लिख देना, रूट लिख कर एंटर कर देना। उस जगह में पासवर्ड मांगेगा रूट का, तो रूट का मैंने जो पासवर्ड दिया था वो देके मैं इसको लॉगिन करता हूँ।
तो रूट का पासवर्ड जो मैंने दिया था redhat@12345 redhat@123 एक्सक्लेमेशन में, तो उस जगह पे वो पासवर्ड मैंने दिया तो वो ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे बहुत एडिशनल भी इंफॉर्मेशन देता है, जैसे कि मैं यहाँ पे पासवर्ड अगर कुछ गलत देता तो वहाँ पे 3 बार थोड़ा गलत लेता है, 3 बार गलत लेने के बाद में फिर क्या होता, वो फिर से रिफ्रेश होता पेज, अगर फिर तुम दोबारा करेक्ट पासवर्ड देते ना तो तुमको दिखाता कि तुम 3 बार गलत अटेम्प्ट किया है। अटेम्प्ट किया मतलब कि तुम 3 बार रॉन्ग पासवर्ड डाला। और अभी जैसे कि मैं फर्स्ट टाइम लॉगिन किया इस मशीन पे ये रूट अकाउंट से, अगर रूट अकाउंट से मैं फिर बाद में कब लॉगिन करूंगा या कोई दूसरा यूजर अगर कभी भी लॉगिन करेगा तो वो दिखाएगा कि लास्ट लॉगिन ये मशीन तुम्हारा लास्ट लॉगिन कब हुआ था, वो लास्ट लॉगिन का इन्फॉर्मेशन भी देगा। जैसे कि हम बोले थे तुम लोग को, या अभी भी बता दे रहा हूँ कि लिनक्स में ऐसा है, जो लिनक्स में इतने सारे फीचर्स इसलिए मिलते हैं, जो ये जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से इनहेरिटेंस है। ठीक है, तो यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तुम्हारा फादर ऑफ ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम है, सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हारा यूनिक्स है। उस जगह में लिनक्स जो आज होता है विंडोज तुम्हारा कुछ ईयर बाद वो सोचेगा। ठीक है, तो वो बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखो वेलकम वाला स्क्रीन आ गया है, इंग्लिश लैंग्वेज लेता हूँ, लैंग्वेज में इंग्लिश यूनाइटेड स्टडी रहने देता हूँ, नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद में यहाँ पे टाइपिंग वगैरह दिखा रहा है, यहाँ पे सिंपली इंग्लिश यूएस मैंने टाइपिंग वाला कीबोर्ड लेआउट लिया है तो इसको भी नेक्स्ट ही रहने देना। नेक्स्ट, इसको सिंपली वैसे छोड़ के नेक्स्ट कर दो। प्राइवेसी, तुम अपना लोकेशन शेयर करना चाहते हो रेड से, तुम इसको कहाँ से ऑपरेट करते हो तो तुम कर सकते हो ऑन, कोई ऐसा हार्म नहीं है क्योंकि ये फ्री में है। अगर तुम अगर ऐसा क्लाइंट अगर यूज करते हो इसको तो सीखने के लिए कोई हार्म नहीं है इसमें, बट अगर सिक्योरिटी रीजन के लिए अपने आप को हाइड करना चाहते हो देन यू कैन ऑफ द लोकेशन ऑल्सो, उसमें भी ये वाला देगा। सो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना और कुछ ऐसा देगा, वेट, और कुछ अकाउंट्स के लिए भी बोलता है ये लोग, नेक्स्ट क्लाउड, जैसे ऑफ फेसबुक, तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे तुम इसको स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे क्लिक कर रहा हूँ टिकटॉक वाला तुम्हारा पेज आ गया, रेड हैट सर्वर, तो तुम बोलेगा तुम्हारा रेड हैट सर्वर रेडी है यूज करने के लिए, चेक हो गया। तो आज की क्लास में हम लोग इतने ही करेंगे, लाइक जो इंस्टॉलेशन हम लोग का फर्स्ट क्लास था रेड हैट का लिनक्स के ऊपर में, जो कि इंस्टॉलेशन से हम लोग स्टार्ट किए हैं। इससे पहले मैं एक फंडामेंटल का भी क्लास वीडियो क्लासरूम हम लोग अटेंड कर चुके हैं कि लिनक्स में कौन से फाउंडर है, लाइक एक RSCS से कोड के अंदर कोर्स के अंदर तुम्हारा क्या क्या चैप्टर्स इंक्लूड है, ओके, और क्या क्या न्यू फीचर्स इंक्लूड है वो भी मैं बना चुका हूँ। सो पहले उस क्लासरूम का वीडियोस देख लेना, उसके बाद में तुम्हारा ये वीडियो देखने से थोड़ा सा इजी होगा, फंडामेंटल पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।